Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and welcome to the Foundation Series जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन। देखिए ये सीरीज बेसिकली आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए है कि जितने भी आपके बेसिक्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, देन आपको आगे चल के किसी भी एडवांस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। सो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कितने टाइप्स रहते हैं, कितने कितने मोड्स रहते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म को लेके हम डिस्कस भी करेंगे कि किस टाइप की फर्टिलाइजेशन जो है वो देखी जाती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहले फर्टिलाइजेशन है क्या? अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हमने बोला कि सपोज करिए एग एंड स्पर्म का फ्यूजन हो गया एंड इसको हमने बोल दिया दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ फ्यूजन है। यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें बहुत ही सारे स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व हैं एंड इसी में इन्वॉल्व होता है फ्यूजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में ही फ्यूजन का रोल आता है। फ्यूजन एक स्टेप बोल सकते हो आप, दैट इज फ्यूजन। लेकिन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट प्रोसेस बहुत वास्ट है, बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, देन जाके ये फ्यूजन होता है एंड इस फ्यूजन के बाद भी और बहुत सारे स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस फ्यूजन हो गया उसके बाद प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गई, इसके बाद प्रोसेस अगेन कंटिन्यू होती है, बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। सो दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर कि कौन से वो बेसिकली प्रोसेस हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन, राइट। सो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन है क्या। सो आप बोल सकते हो इसमें देखा क्या जाता है, फ्यूजन ही देखा जाता है किस चीज का, मैच्योर सेक्स सेल्स का, जो कि मैच्योर गैमीट्स हैं, स्पर्म है, एग है, मैच्योर गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई, देन उसका फ्यूजन होगा। दैट प्रोसेस उसको हम बोलते हैं, वो एक इवेंट है इन फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स, इट डज नॉट मीन कि फर्टिलाइजेशन मीन्स दिस, बट इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जैसे ही आपको देखने को मिलता है उसके बाद वो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट एंड उसके बाद वहां से पूरी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। दैट मच वी नो, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली प्रीवियस फाउंडेशन क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार जाके उनको भी जरूर गो थ्रू करें क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं कुछ इंटर रिलेटेड भी हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है कॉन्सेप्ट्स उसमें डिस्कस किए हों, उसका एप्लीकेशन जो है उन कॉन्सेप्ट्स का इस वाले लेक्चर में हो। सो प्लीज गो एंड मस्ट वॉच दीज सेशंस ऑल्सो एंड डेफिनेटली वॉच करिए, राइट। चलिए, सो अब हम बेसिकली बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कितने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हैं वो देखे जाते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, हम अगर बात करें सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है सब सेम है तो सब सेम नहीं है, इसीलिए क्या किया गया है, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। इसीलिए क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपको देखने को मिलती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज हैं उनको हम एक ही क्लास में ग्रुप कर देते हैं और जहां पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वहां हम बोलते हैं कि भाई ये दो ऑर्गेनिज्म, सपोज करो ए और बी, ये दोनों जो है इसमें सिमिलैरिटीज हैं तो हमने उनको एक ही क्लास में पुट कर दिया, और वहीं सी और डी हैं उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे तो उनको हमने अलग क्लास में पुट कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हमने क्लासीफाई कर दिया है ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि हम जो है, हम एक, आप बोल सकते हो कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि लोअर आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लोअर क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मींस उनमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलती, वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप एडवांस चीज़ों की तरफ जाओगे, जैसे आप
हम तक अगर हम अपनी बात करें, जो हम मैमल्स में ह्यूमन बींग्स होमोसेपियंस, वो आपके एक हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, क्योंकि उनमें जितने भी फंक्शनिंग है, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बहुत सारी क्लासेस जो है वो तो देखने को मिली हैं। साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन के टाइप्स में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सेम ही सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, दैट इज नॉट ट्रू, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ये प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, एंड ये जो है बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ एनिमल्स, राइट। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं। सो वन बाय वन हम विथ एग्जाम्पल, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर मैं आपको बताऊं, सो नाम से आपको पता चलेगा, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली सारी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की हो रही है। मतलब अगर हम इंटरनल देखो, ये कॉमन होती है, ठीक है, ये कॉमन होती है क्योंकि इसको हम रिलेट कर सकते हैं विद आवरसेल्व्स, ठीक है। कॉमन क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, तो इसका आइडिया जनरली सभी को होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। बेसिकली जितनी भी प्रोसेस है वो कहाँ पे कैरी आउट होती है? इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड नहीं होती, वो एक्सटर्नली ही परफॉर्म होगी, मतलब आउटसाइड द बॉडी जो है वो परफॉर्म की जाएगी। कैसे होती है, क्या क्या डिफरेंट, कैसे कैसे मोड्स होते हैं, वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। एक हम ऑर्गेनिज्म को ले लेंगे, उसमें हम समझेंगे। सेम गोज विद इंटरनल, इंटरनल में तो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज ह्यूमंस। मैमल्स की अगर मैं बात करूँ, मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखी जाती है, एंड दैट इज स्पेशल केस जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल वही डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन जो होगा, जो गैमीट्स का, एग और स्पर्म का, वो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वहां पे अक्कर होगा, मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी, बाहर कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाली। फ्यूजन बेसिकली कहाँ पे होगा? इनसाइड होगा, दैट इज बेसिकली इंटरनल। वहीं हम एक्सटर्नल की बात करें, ऑपोजिट है, फ्यूजन कहाँ पे होने वाला है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहां पे फ्यूजन होने वाला है, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, कि इंटरनली सारी प्रोसेस हो रही है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि देखिए पूरी प्रोसेस जो है वो, अब यहाँ पे एक और आपकी बात जो है वो यहाँ पे क्लियर होगी कि अगर देखो इंटरनली प्रोसेस है तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, वो लेस होंगे। आपने देखा भी होगा जितने भी मैमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर आप डॉग्स को ले लो, या फिर आप कैट्स को ले लो, या फिर आप अदर एनिमल्स को ले लो, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई। सो जब भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। कम मतलब ह्यूमन से बात करूँ 1, कई बार ट्विंस होते हैं 2, मतलब डिफर कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से 1 to 6 या 7 के बीच में, इतना ही नंबर रेंज करता है, मतलब 10 से कम ही होते हैं। तो एक लिमिटेड नंबर है, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो ज्यादा नंबर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड जितने भी एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसमें जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग किसमें? जो भी एक्सटर्नली फर्टिलाइज कर रहे हैं उनमें ऑफस्प्रिंग का नंबर जो होता है दैट इज वेरी हाई। क्यों हाई होता है? क्योंकि उसमें सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं वो लेस होते हैं। मतलब बहुत सारी, देखो अगर मैं एग्जांपल दूं फ्रॉग का, फ्रॉग आप समझ लीजिए, फ्रॉग को सबने देखा होगा। फ्रॉग एक्सटर्नली रिप्रोड्यूस करता है, एक्सटर्नली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब फ्रॉग में रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अभी हम बात भी करेंगे कि कैसे होती है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। अब फ्रॉग जब क्या करेगा? एग ले करेगा,
एग ले करता है ना, और वही तो ऑफस्प्रिंग है। जब हम देखते हैं ना डिफरेंट मोड्स ऑफ यू कैन से फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन, जब हम देखते हैं विविपेरस हैं, ओविपेरस हैं, ओविविपेरस हैं, ठीक है, वो हम चीजें देखते हैं। तो फ्रॉग्स में एग लेइंग देखी जाती है एंड उसी से फिर मैच्योर आपके ऑफस्प्रिंग जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो आप देखते हो फ्रॉग जो है सिर्फ 5 या 10 एग ले नहीं करता। जब फ्रॉग क्या करेगा, फ्रॉग में रिप्रोडक्शन हो गई, एग लेइंग होती है, तो वहां पे सिर्फ 5 या 10 जो है वो एग ले नहीं होते, वहां पे क्या है, मल्टीपल या यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो है वो देखे जाते हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ एग्स देखे जाएंगे मतलब उनसे जब जितने एग्स हैं वो फर्टिलाइज होंगे, बहुत सारे एग्स हैं, अब बहुत सारे स्पर्म्स आए, उनको फर्टिलाइज कर दिया गया, उसके बाद उनसे क्या होगा, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे सर्वाइवल रेट जो होगा दैट इज लेस। सर्वाइवल रेट जो होगा दैट इज लेस, वो आपको ज्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दैट इज बेसिकली बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या बहुत अदर टाइप ऑफ प्रीडेटर्स हैं, कोई किसी ने एग्स जो थे वो खा लिए, बहुत कुछ जो है वो एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलता है। दैट इज वाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, इंटरनली बॉडी में प्रोसेस नहीं हो रही, उनमें बहुत टाइप ऑफ नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो ले किए जाते हैं, सो दैट कि उनमें से कुछ ऑफस्प्रिंग जो हैं वो सर्वाइव कर जाएं, सारे के सारे जो हैं वो खत्म ना हो। सपोज करो सिर्फ 6 ही या सिर्फ 10 ही एग जो है वो ले किए हैं, अब हुआ क्या, उन 10 एग्स पे या तो वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए या किसी ने आके खा लिए, तो उसके बाद जितने भी वहाँ पे जेनेटिक कंटेंट था वो तो सारा वैनिश हो गया, है ना। तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर लिमिटेड ही वो एग लेइंग करेंगे या लिमिटेड ही उनके ऑफस्प्रिंग होंगे जो भी एक्सटर्नली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो आपके कम हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। सो टू अवॉइड दैट ये फिनोमिना वहाँ पे देखा जाता है, राइट। एंड अगर मैं इंटरनली की बात करूं तो वहां पे हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल है। अब आप देखते हो कि जितने भी मैमल्स हैं या जितने भी हम लोग भी हैं, तो जो बेसिकली ऑफस्प्रिंग जो है जब वो फॉर्म होते हैं, प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, तो उनको पेरेंटल केयर दी जाती है प्रॉपर। ये चीज आप एनिमल बिहेवियर एवोल्यूशन में भी बहुत डिटेल में पढ़ते हो कि कैसे जो है वहां पर डिफरेंट एनिमल्स जो है वो बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज आर एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज का, इकोलॉजी में भी आता है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि कौन सी आर सेलेक्टेड स्पीशीज है, कौन सी के सेलेक्टेड स्पीशीज है। तो इस पे हम अभी नहीं जाएंगे बिकॉज आर टॉपिक मेजरली इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स की बात करूं, इंटरनल में काऊ हो गई, हैन, ह्यूमंस, ये सब आते हैं। एंड यहाँ पे फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, सी अर्चिन, ये सब कुछ देखा जाता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो नेक्स्ट मैंने बोला था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कहाँ पे होता है, ये प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, उनकी फॉर्मेशन पहले होगी। मेल गैमेटोफाइट जो है उसको हम बोलते हैं पॉलन, ठीक है, पॉलन दैट इज मेल, और एम्ब्रियो सैक जो होता है दैट इज फीमेल, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो ओव्यूल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, यहां से अगर मैं आपको बताऊं, ये फीमेल में होता है, राइट। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ 3 सेल्स ये एंटीपोडल्स हैं, उसके बाद कुछ यहाँ पे सेल्स होते हैं, इनको हम 2 सेल्स सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, एंड दैट इज बेसिकली चेलिजल एंड, ठीक है। और ये वाला जो होता है आपका, ये वाला आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है, और यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन होता है जहां से स्पेस है, जहां से पॉलन जो है वो एंट्री करेगा। एंट्री कैसे करेगा? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। देखो जब हम डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना पढ़ते हैं ना, तब हम ये सारी प्रोसेसेस जो है इसको स्टडी करते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो है दैट इज स्टिग्मा, ऊपर स्टिग्मा है, उसके ऊपर पॉलन जो है वो फॉल करेंगे। जैसे ही फॉल करेंगे वहां से पॉलन ट्यूब के थ्रू वो एंटर करेंगे थ्रू दिस माइक्रोपाइलर एंड इनटू द सिनर्जिड्स, ठीक है। अब पॉलन क्या है, अपने न्यूक्लियाई को वो क्या करता है,
बेसिकली डुप्लीकेट करता है, उसमें डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई आते हैं, दोनों यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे दो न्यूक्लियाई मूव करते हैं। अब एक न्यूक्लियाई जाता है एग सेल के पास, एक न्यूक्लियाई चला जाता है एग सेल के पास, फर्टिलाइजेशन करके क्या बना देता है यहाँ पे जाइगोट, दैट इज 2n, यहाँ पे 2n जाइगोट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और बीच में यहाँ पे सेंट्रल सेल है, ये है सेंट्रल सेल, और यहाँ पे जो ये न्यूक्लियाई थे इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एक जो न्यूक्लियस बच गया था वो यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करता है और फॉर्म कर देता है एंडोस्पर्म। अब ऑलरेडी दो न्यूक्लियाई थे, एक और आ गया, तीन हो गए, दैट इज वाई इस प्रोसेस को हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इन डिटेल हम कोर्स में ये स्टडी करेंगे डेफिनेटली कि क्या है पूरी प्रोसेस, क्योंकि दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन योर सिलेबस, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो हम वहां पे इन डिटेल जाएंगे। अभी ओनली फॉर योर बेसिक्स अगर आपके नहीं क्लियर हैं तो ये लेक्चर्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम मेजर प्रोसेस पे आते हैं। अब हम जो, अगर आपके माइंड में सिर्फ इतनी सी चीज है कि फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उसको भूल जाओ, उसको निकाल के अब चीजों को समझो कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज नॉट ओनली फ्यूजन, उसमें बहुत सारे इवेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। कौन से इवेंट्स हैं उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो पहले क्या होता है, पहले होता है कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग। अब स्पर्म है, एग है, उनके बीच में चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, कोई भी मोड है, ठीक है, तो उससे सबसे पहले क्या होगा, पहले तो कांटेक्ट होगा। किसका कांटेक्ट होगा, सपोज करो ये स्पर्म आया और यहाँ पे ये एग है प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, पहले कांटेक्ट होगा तभी तो फ्यूजन होगा, ऐसे तो फ्यूजन होने नहीं वाला। दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने से पहले वहां पे एक और प्रोसेस होती है, दैट इज रिकॉग्निशन। वाई रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इसलिए होती है कि क्या ये स्पर्म आया है, ये मेरी ही स्पीशीज का स्पर्म है। एग ये चीज वहां पे रिकॉग्नाइज करता है कि अगर ये मेरी स्पीशीज का स्पर्म है तब इसको एंट्री मिलेगी, तब वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन बेसिकली फ्यूजन की प्रोसेस जो है वो वहां पे नहीं देखी जाएगी। दैट इज वाई, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए तो स्पीसीज स्पेसिफिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। हर कोई स्पर्म जो है हर किसी स्पीशीज के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और ये मेन स्टेप कहाँ हो जाता है, अब आप थोड़ा सा अगर सोचोगे कि कौन सी फर्टिलाइजेशन में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्यों है ये भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि ठीक है अब वहां पे बोल दिया कि सेम ही स्पीशीज के हैं, ठीक है, एंट्री मिल गई, ओके हो गया, फर्स्ट जो था वो राउंड क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्या चीज आती है, नेक्स्ट आती है रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग। अब स्पर्म पहुंच गया, एग ने बोल दिया कि ठीक है मेरी ही स्पीशीज का है, तब भी उसको एंट्री एकदम से नहीं मिलती, ठीक है, उसको एंट्री एकदम से अलाउ जो है वो नहीं किया जाएगा। क्या वहां पे प्रोसेसेस होंगी, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा दैट इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ। अब वहां पे क्या हो गया, बहुत सारी प्रोसेसेस हो गई, स्पर्म को जितने भी टेस्ट थे उसको देने पड़े, वो उसने पास कर लिए, जो पास करके वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेज पे कहां पे जाएगा, जहां पे होगा जी फ्यूजन। अब उसको बोला कि यू कैन फ्यूज दैट एग, क्योंकि अब आप जितने भी हर्डल्स थी, जितने भी स्टेप्स थे उनको पास करके आ चुके हो। देखो दैट इज अ रेस, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं दैट इज अ रेस, और उस रेस में क्या भाग रहे हैं, उसमें डिफरेंट मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो भाग रहे हैं। रेस है जिसमें क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वो वहां पे भाग रहे हैं। अब उनमें से कौन फर्स्ट आता है, रेस में यही होता है ना कि रेस में जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जब भाग रहे होते हैं तो एक ही फर्स्ट आता है, एक ही विनर होता है, बहुत सारे तो नहीं होते। यहाँ भी सेम केस है, यहाँ भी सिर्फ एक ही विनर होगा, ठीक है। अब जो विनर होगा बेसिकली वो क्या करेगा, वो करेगा फ्यूज एग को जाके,
ठीक है, वो करेगा फ्यूज एग को जाके। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पर्म गया है, उसके साथ बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, बेसिकली इंसेमिनेशन मतलब जब मेल्स जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, तो तब एक स्पर्म या 10 स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं होते, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज किए जाते हैं इन वन ड्यूरेशन, वन प्रोसेस। ठीक है, एक टाइम पे मिलियंस ऑफ बहुत सारे स्पर्म जो है वो रिलीज किए जाते हैं, एंड वो सारे के सारे जो हैं वो उस रेस में भाग रहे हैं, सारे के सारे उन हर्डल्स को क्रॉस कर रहे हैं। जो फर्स्ट आएगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा, जिसको ही एंट्री मिलेगी। दैट इज द बेसिक स्टेप। ये सेम ही स्टेप है, कुछ ऐसा बहुत लॉजिकल नहीं है कि कैसे क्या चीज होती है, यही सेम स्टेप है, राइट। एंड एट लास्ट क्या होगा, उसके बाद जैसे ही फ्यूजन देखने को मिला, उसके बाद अब फ्यूज हो गया एग, अब हम उसको बोल सकते हैं दैट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, एग कैसा हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया। अब उसमें एक्टिवेशन होगी, मतलब अब वो एग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे मैकेनिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और उसके बाद फिर जाइगोट जो है फर्टिलाइज्ड एग जो कि एक्टिवेट हो चुका है, उसमें क्लीवेज की प्रोसेसेस होंगी, वो भी हमने कल लेक्चर जो है वो डिस्कस किया है। सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस, यू कैन गो एंड वॉच देम ऑल्सो, राइट। उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर करवाए गए हैं। चलिए, अब हम फर्स्टली बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जो कि हम एग्जाम्पल लेके चले हैं सी अर्चिन का। किसी और का एग्जाम्पल जो है सी अर्चिन के अलावा, दैट इज फ्रॉग्स, दैट इज फिश, सब में जो है वो देखी जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैंने बोला कि इंटरनली कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, इंटरनली नहीं होगी, मतलब बाहर ही सारी प्रोसेस हो रही है। मेजर कहां पे होती है साइट जो है, दैट इज वाटर। कहां पे होती है, वाटर में होती है। मींस जो भी मेल होगा वो स्पर्म्स को वाटर में रिलीज करेगा, फीमेल होगी वो एग्स को वाटर में रिलीज करेगी। ठीक है, अब सपोज करके चलिए, सपोज करो ये एक रिवर है, इतनी सी रिवर मान लो, सपोज ही करना है आपको, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब इतनी सी रिवर जो है ये आप मान लो, यहाँ पे पानी है सारे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पर्म्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज के स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सपोज करो सी अर्चिन को मैं ऐसे सपोज करो, दैट इज सी अर्चिन, ये कलर के अकॉर्डिंग देखना यहाँ पे। ठीक है, दैट इज फ्रॉग, यही एग्जाम्पल लेती हूं मैं तीनों के, है ना, एंड दैट इज फिश। ये हो गया। ठीक है, अब सोचो शेप डिफर करती है स्पर्म्स की, लेकिन अभी सिर्फ बताने के लिए मैं ये चीज आपको यहां पे डिस्कस कर रही हूं। एंड ब्लू वन, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि एक रिवर है, इसको इमेजिन कर लो, एक रिवर बॉडी है। अब ये वाटर में डिफरेंट स्पीशीज के स्पर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट है, स्पर्म एंड एग्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताया, क्योंकि पानी में अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो वहां ये तो नहीं है कि पानी जो है वो मेरा है, ये बोलेगा फ्रॉग कि सिर्फ मेरे ही स्पर्म और एग जो है वो यहाँ पे रिलीज होंगे, या तो सी अर्चिन ने बोल दिया कि सिर्फ मेरे ही जो है यहाँ पे रिलीज होंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल ना। पानी में जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एग और स्पर्म को रिलीज कर सकता है, विच मीन्स एट द पर्टिकुलर, देखो मेजर एक और चीज होती है, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सब में रिप्रोडक्शन का जो पीरियड होता है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है 2-3 ऑर्गेनिज्म का सिमिलर है, तो पानी में जो है बहुत सारे स्पर्म हैं, बहुत सारे एग हैं। अब हैं तो स्पर्म और एग ही ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये वाला स्पर्म जो था वो इसको भी फ्यूज कर देगा यहाँ पे,
कि दोनों में फ्यूजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, या फिर ये वाला स्पर्म जो था ये इस एग को फ्यूज कर देगा, ये फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। ये एग जो है इनके दोनों में फ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा, स्पीसीज स्पेसिफिक। ये जो है ये इसको ही फ्यूज करेगा, राइट, एंड ये जो है ये इसको फ्यूज करेगा। मतलब जो जिसकी स्पीशीज का स्पर्म है वो उसके ही एग को फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा, ये देखने को मिलता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन इज कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि स्पर्म को तो आंखें नहीं दी हैं, ना ही एग को आंखें दी हैं कि वो देख पाए कि ये मेरी स्पीशीज का है तो इसको फर्टिलाइजेशन इससे हो सकती है, वो मेरी स्पीशीज का नहीं है, वहां पे फ्यूजन नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबल है? आंखें तो नहीं है, फिर कैसे पॉसिबल है? जब दिखता नहीं है तो कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होगा, कोई तो ऐसा सिस्टम जो होगा वो क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रोसेस इतनी ईजिली और इतनी एफिशिएंटली हो पा रही है कि जिस स्पीसीज का स्पर्म है उसी स्पीसीज के एग के साथ वो बाइंडिंग कर रहा है। सो देयर आर मेनी प्रोसेसेस, जिससे सबसे पहला है दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन। That is species specific sperm attraction, which means कि जिस स्पीशीज का स्पर्म होगा, वो जिस स्पीशीज का एग होगा वो अपनी ही स्पीशीज के स्पर्म को अट्रैक्ट करता है, किसी और के नहीं। अगर वहां पे बहुत सारे भी प्रेजेंट हैं उनको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब वो अट्रैक्ट कैसे करता है वो भी एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि अट्रैक्शन ऐसे कैसे होती है, क्या ऐसा एक चीज है जिसकी वजह से अट्रैक्शन होती है? तो उसका आंसर अगेन यहाँ पे है दैट इज कीमोटेक्सिस, right, that is chemotaxis. Now what is chemotaxis? Chemotaxis means कि जो एग है वो कुछ केमिकल्स की सिक्रीशन करता है। अब देखो हर एक स्पीशीज का एग जो है वो तो डिफरेंट केमिकल सिक्रीट करेगा, वो तो सेम नहीं करेगा। तो दैट इज अ हिंट टू स्पर्म कि ये वाला स्पीशीज का एग जो है वो मेरी स्पीशीज का है, तो मुझे इसी की साइड जो है वो अट्रैक्ट होना है, राइट। सो दैट इज वाई जो एग है वो सिक्रीट करता है कुछ केमिकल्स फॉर देयर ओन टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ स्पर्म, एंड स्पर्म उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी तरफ फिर अट्रैक्ट हो जाता है, एंड दैट इज हाउ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन की प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होती है, राइट। सो अगर मैं एकाइनोडर्म, जिसका हमने सी अर्चिन का एग्जांपल हम लेके चले हैं ना, तो एकाइनोडर्म्स में सी अर्चिन में स्पेसिफिकली, क्यों मैं सी अर्चिन की ही बात कर रही हूँ, बिकॉज दैट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, राइट। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। सो स्पेसिफिकली हम सी अर्चिन की फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल मोड, एंड सी अर्चिन का जो फाइलम है दैट इज एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्म्स होते हैं ये। आई होप आपने पिक्चर भी देखी होगी, हेयर्स यू कैन सी एकाइनोडर्म्स मतलब स्पाइनी बॉडी जो है इनकी प्रेजेंट होती है, दैट इज वाई हम इनको एकाइनोडर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो दैट इज अ सी अर्चिन। सो अब हमें क्या बोला गया कि कीमोटेक्सिस होती है। कीमोटेक्सिस मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं उनकी सिक्रीशन की जाएगी, और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर बेसिकली स्मॉल कीमोटेक्टिक केमिकल्स, और उनको हम बोलते हैं सैप्स। नाउ सैप की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स। कुछ ऐसे पेप्टाइड्स की सिक्रीशन कौन करेगा, एग करेगा, oocyte करेगा। उसने सिक्रीट किया स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स, नाम में ही काम है, क्या करेंगे, स्पर्म को एक्टिवेट करेंगे, अपनी स्पीशीज वाले को, किसी और को नहीं, अपनी स्पीशीज के स्पर्म को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। सो दे आर नोन एज सैप्स, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। अब यहाँ पे आती है आपकी नेट लेवल की, ये तो जनरल बातें हैं। अब नेट में क्वेश्चन कहाँ से आता है, हाँ जी, सैप्स का नाम बताइए। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि सैप्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपको यहाँ पे अब स्पेसिफिक पार्ट बी का क्वेश्चन आ गया, आ भी रखा है। एक और मैं आपको चीज बता दूं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, दैट स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड इन केस ऑफ सी अर्चिन, नेम दैट। सो दैट इज बेसिकली रिसेक्ट। क्या उसका नाम होता है, उसका नाम है रिसेक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दैट, बहुत ही इजी है, दैट इज रिसेक्ट, ठीक है। अब रिसेक्ट क्या है, दैट इज अ सैप, सैप्स एक स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है इन केस ऑफ सी अर्चिन, ठीक है। तो यहां से देखो क्वेश्चंस भी बन रहे हैं साथ के साथ, और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्पर्म स्पीसीज की एक्टिव बेसिकली रिकॉग्निशन, अट्रैक्शन तो हो गई, अट्रैक्शन हो गई, पहुंच गया स्पर्म, उसके बाद क्या होगा, दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म एक्टिवेशन। मतलब अभी स्पर्म जो है वो सिर्फ जो है अट्रैक्ट हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ।
एक्टिवेट क्यों होना है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन है ना बेसिकली वो विदाउट एक्टिवेशन नहीं हो सकता। जो स्पर्म एक्टिवेटेड नहीं है वो फ्यूज जो है एग को नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई यहाँ पे फ्यूजन जो है उसके लिए एक्टिवेट होना नेसेसरी है। और स्पर्म की एक्टिवेशन के लिए एक रिएक्शन आता है दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, राइट। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब स्पर्म के हेड में, जब हमने गेमेटोजेनेसिस पढ़ी थी, मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करवाया है इसी फाउंडेशन सीरीज में। सो वहां पे जाके उस लेक्चर को डेफिनेटली देखो। और अगर आपको आइडिया होगा कि स्पर्म के हेड में यहाँ पे एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है, ये एक्रोसोम है। फिर यहाँ पे मिडल पीस आता है एंड टेल आती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्रोसोम होता है जिसके पास बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं। और हमने तब भी डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्यों नेसेसरी हैं, क्योंकि जब एग को पेनिट्रेट करना है तो उसकी आउटर लेयर्स में ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, उनको पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा। और डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारी एंजाइम्स लगती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि इस एक्रोसोम के पास प्रेजेंट है। दैट इज वाई इसका रोल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलता है, राइट। सो एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब पहले एक्रोसोम जो था वो एंजाइम जो थी वो छुप के बैठी थी, ठीक है, वो एक्सपोज नहीं थी, वो छुप के बैठी थी, लेकिन अब उनका काम आ चुका है तो उनको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई एक्रोसोम का रिएक्शन होता है वहां पे, मींस एक्सोसाइटोसिस होती है स्पर्म की एक्रोसोमल वेसिकल्स की। एक्सोसाइटोसिस मतलब जो इनसाइड छुप के बैठी थी अब उनको बाहर निकलना पड़ेगा, अपना कंटेंट जो है वो रिलीज करना पड़ेगा, सो दैट वो एग की आउटर मेम्ब्रेन्स हैं, लेयर्स हैं, उनको डिसॉल्व कर पाए एंड स्पर्म को एंट्री मिले, स्पर्म के न्यूक्लियस को फॉर द फ्यूजन, बेसिकली फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, राइट। सो दैट इज द एक्रोसोमल रिएक्शन। अब जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के पास पहुंच जाता है तो एक्रोसोमल प्रोसेसेस जितने भी हैं वो क्या करते हैं, जो वेटेलाइन एनवेलप है, वेटेलाइन एनवेलप मतलब आउटर, यू कैन से आउटर लेयर ऑफ एग, जिसको डिसॉल्व करना पड़ता है, मतलब इसके बाहर भी होती है। जैसे ह्यूमंस में जोना पेल्यूसिडा होती है ना, उसी की ये आप बोल सकते हो होमोलोग एनालॉगस स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर में नेम डिफरेंट है लेकिन काम वही है, ठीक है, सेम है। विटेलाइन एनवेलप होता है, वहां पे जोना पेल्यूसिडा होती है, ठीक है। सो अब क्या होगा, सी अर्चिन में क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्शन ऐसे ही नहीं होता, वो कौन उसको बेसिकली आप बोल सकते हो कैसे वो एक्टिवेट होता है, दैट इज initiated by sulfate containing polysaccharides in the egg jelly, ठीक है। एग जेली में कुछ, जो एग के बाहर एक जेली मेम्ब्रेन है उसमें कुछ एक ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स। जैसे ही स्पर्म आता है तब ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है एंड तब एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो देखा जाता है इन केस ऑफ सी अर्चिन, राइट। सो दैट इज द एक्रोसोमल रिएक्शन। इफ हियर यू कैन सी, अब यहाँ पे एक और चीज है कि बेसिकली क्या होना है, फ्यूजन होना है, तो उसके लिए एक्रोसोमल रिएक्शन का होना नीडेड है। क्यों नीडेड है, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट हैं स्पर्म्स के ऊपर, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एग के ऊपर, जिनको जो है एक्सपोज होना नीडेड है फॉर द फ्यूजन। अगर वो एक्सपोज नहीं हुई तो बाइंडिंग नहीं होगी रिसेप्टर और लिगेंड की, एंड फर्दर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी। तो कौन सी वो प्रोटीन्स हैं वो भी हम बात करते हैं। अब स्पर्म के पास क्या होती है, स्पर्म के पास एक प्रोटीन होती है दैट इज बिंडिन। स्पर्म के पास एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं बिंडिन, और एग के पास बिंडिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एग के पास क्या हो गए, रिसेप्टर फॉर बिंडिन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सी अर्चिन में स्पर्म के पास कौन सी प्रोटीन होती है, सो दैट ऑप्शन इज बिंडिन। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एग के पास उस बिंडिन के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सो रिसेप्टर होता है EBR1। उसका नाम क्या है, दैट इज EBR1, ठीक है। दैट इज द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द एग, जो कि वहां पे प्रेजेंट होगा, वो रिसीव करेगा बिंडिन को, फिर वो पहचान जाएगा कि मेरी ही स्पीशीज का स्पर्म है, एंड बाइंडिंग वहां पे कॉन्टैक्ट जो है, फ्यूजन की प्रोसेस जो है वो वहां पे प्रोसीड करेगी, राइट। सो दैट इज बेसिकली द एक्रोसोमल रिएक्शन। अब देखो एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, ये बिंडिन जो है ये एक्सपोज हो चुकी है,
ये बिंडिन क्यों एक्सपोज हुई? पहले यहाँ पे देखो बिंडिन जो थी वो अंदर छुपी थी, मैंने बोला ना अंदर छुप के बैठते हैं, लेकिन जब काम आता है तो फ्रंट फुट पे आके इनको खेलना पड़ेगा। फ्रंट फुट पे आके मींस बाहर एक्सपोज हो गए। अब एक्सपोज हुए तो जैसे ही ये जो है ये एग के पास जाएगा, यहाँ पे ऊ साइड के पास जाएगा, तो कांटेक्ट किसका होगा? बिंडिन का ही होगा। मतलब एग, अब अगर मैं प्रोसेस आपको बताऊं, सपोज करो दिस ऐसे स्पर्म का, ये सिर्फ आप ये देखो यहाँ पे ये बिंडिन प्रेजेंट है, ये रेड रेड जो है दैट इज बिंडिन, ठीक है। ये बिंडिन जो है ये एक्सपोज हो चुकी है। अब सपोज करो ये जो है ये एग है, ठीक है, ये एग है। अब एग के पास क्या होगा? एग के पास भी तो कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। इसके पास सरफेस पे रिसेप्टर होंगे। किसके लिए रिसेप्टर होंगे? इस बिंडिन के लिए रिसेप्टर होंगे। ये बिंडिन आएगी, बाइंड करेगी, तो वहां पे पूरे के पूरे न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, तब उसको एंट्री मिलेगी इनटू द, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है जो कि एग का न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन करवाने के लिए पहले इतनी सारी प्रोसेसेस जो हर्डल्स हैं उनको जो है पास होना करवाना पड़ेगा। तो पास कैसे होंगी? यहाँ पे देखो दैट इज बिंडिन, और ये जो है ये है बिंडिन रिसेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका पुट किया जा सकता है क्योंकि आ रखा है ऑलरेडी। दैट इज EBR1, नाम भी पता होना चाहिए, एंड दैट इज बिंडिन प्रोटीन, ठीक है। ये है बिंडिन प्रोटीन है ऑन स्पर्म, बिंडिन रिसेप्टर है ऑन एग। जैसे ही दोनों, अब देखो ये लिगेंड और रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग, हर कॉन्सेप्ट हर एक यूनिट में आपका लगने वाला है। दैट इज वाई आपने कुछ ऐसे यूनिट्स हैं उनको मत स्किप करना, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद ये तो मतलब ऐसे हैं सीक्वेंस वाइज जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। सो इनको डेफिनेटली मत स्किप करना। उसके बाद अगर आपने स्किप करनी भी होगी तो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, जैसे 9th हो गई, उसका बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आई विल नॉट से कि कौन से स्किप करो कौन सी ना करो। आपको 13 के 13 करनी है, वेल एंड गुड, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन यूजुअली मैं बोलती हूँ इंटरकनेक्टेड जो है फर्स्ट 5 उनको डेफिनेटली मत स्किप करो, राइट। सो ऐसे फ्यूजन होगा, ऐसे बाइंडिंग होगी, उसके बाद प्रोसेस जो है वो चलेगी। नेक्स्ट लिगेंड और रिसेप्टर, जो अभी हमने बात करी कि विटेलाइन मैम्ब्रेन जो है आउटर मैम्ब्रेन, उसके पास एक रिसेप्टर है जो कि EBR1 है, और वो रिसेप्टर क्या है? दैट इज अ लिगेंड स्पेसिफिक रिसेप्टर, और ये बाइंड करता है स्पर्म को। स्पीसीज का स्पेसिफिक बेसिकली मैनर में जो भी उसकी स्पीसीज का स्पर्म होगा जिसके पास बिंडिन प्रोटीन होगी उसी के साथ बाइंड करेगा, हर किसी के साथ ये जो है ये बाइंड नहीं करने वाला। सो एक्रोसोम, उसके पास बिंडिन प्रोटीन है, स्पर्म के एक्रोसोम है, हेड पोर्शन है, वहां पे बिंडिन प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड दैट विल बाइंड विद द EBR1 जो कि हमने अभी डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट दैट इज ऑल अबाउट, अब देखो यहां से बात क्या होगा, अब फ्यूजन हो गया, अब लास्ट वाला स्टेप जो हमने देखा था एग एक्टिवेशन, जिसमें पॉलीस्पर्मी का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ फर्टिलाइजेशन को ही डिस्कस करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स में। अब मैमल्स में क्या होता है? इंटरनल है, मतलब स्पर्म को रिलीज किया जाता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बाहर एक्सटर्नली नहीं रिलीज होते, इंटरनली रिलीज होते। इन विट्रो की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे इन विट्रो। इन विवो में तो हम क्या, सॉरी इन विवो मतलब नेचुरल। इन विट्रो में तो क्या होता है? इन विट्रो में तो जो IVF है उसमें तो एक्सटर्नली प्रोसेस करवाई जाती है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। इन विवो कंडीशंस की यहाँ पे बात हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ मैमल्स। तो वहां पे क्या होता है? पहले वहां पे होती है ट्रांसलोकेशन एंड देन कैपेसिटेशन। क्या टर्म्स हैं इनका, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ट्रांसलोकेशन मतलब स्पर्म जो है उसको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? अब साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की? अगर यहाँ पे रिमेंबर करिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ, इसीलिए बेसिक्स बेटा, इसीलिए बेसिक्स। क्यों बेसिक्स? क्योंकि बेसिक्स में आप क्या पढ़ोगे? बेसिक्स में पढ़ोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यहां पे पढ़ोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आप नेट के लिए पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, इतने बेसिक्स से वहां पे नहीं चीजें चलती हैं। दैट इज वाई बोला जाता है पहले बेसिक्स क्लियर करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पे अगर मैं बात करूं
कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। सेम यहाँ भी ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जस्ट इमेजिन, है ना। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या होता है, दैट इज इनफंडिबुलम, दैट इज फिम्ब्रिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन पोर्शन पे आओ, यहाँ पे है बेसिकली, देयर यू कैन सी, यहाँ पे है एम्प्यूला, ये वाला पोर्शन है दैट इज इस्थमस, और ये वाला होता है इनफंडिबुलम। किसके पोर्शंस हैं, किसके ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं आपके ओविडक्ट के, जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हो। सो दैट इज वाई बेसिक्स क्लियर करना नीडेड है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, दैट इज एम्प्यूला, है ना। ये है बेसिकली साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन जो है, या साइट फॉर फ्यूजन आप बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन बोल लो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली फ्यूजन होने वाला है, कहाँ पे, एम्प्यूला रीजन पे, यहाँ पे एम्प्यूला रीजन पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं ऐसे, है ना, कि ओवरीज जो हैं यहाँ पे एग रिलीज करेंगी जैसे ही, तो वहाँ पे वो ये जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम फिम्ब्रिए बोलते हैं, वो इसको रिसीव कर लेती है यहाँ से। अब एग रिसीव हो गया तो वो यहाँ से आके यहाँ पे मूव करना ईजी है एग को, लेकिन स्पर्म को कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, स्पर्म तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वजाइनल ट्रैक्ट होता है, तो स्पर्म को तो यहाँ से मूव करना पड़ेगा, और कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, यहां तक मूव करना पड़ेगा। यही बात है ना स्पर्म का तो यहाँ पे रिलीज होगा, उसको मूव करना पड़ेगा यहाँ तक, तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसलोकेट करवाना पड़ता है, दोनों को करवाना पड़ता है, एग को भी एंड स्पर्म को भी। एग जो है उसको तो ये फिम्ब्रिए जो है इन्होंने रिसीव कर लिया, और एग जब रिलीज होता है उस साइड उसके अराउंड कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्यूमुलस सेल्स बोलते हैं। इन डिटेल हम जब पढ़ते हैं डेप्थ में तो सारी चीजें आपकी कवर होती है, ठीक है। दैट इज जस्ट अ बेसिक, तो जस्ट एक बेसिक आउटलाइन लीजिए। तो यहाँ पे एग जो है यहाँ पे पहुंच गया सपोज करिए, साथ ही साथ स्पर्म को यहाँ पे आने के लिए, अब स्पर्म जो है दैट इज डायरेक्शनलेस, उसको नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसको ट्रांसलोकेट करवाना पड़ता है। फीमेल जो है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको बहुत सारे हिंट्स जो है वो देता है, तो वही हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हिंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। पहले तो ये देखिए कि क्यूमुलस सेल्स जो हैं वो आपके उसके साथ ओवम जो है, एग जो है उसकी रिलीज करवाया जाता है। विदाउट दैट फिम्ब्रिए उसको होल्ड ही नहीं कर सकते। अगर क्यूमुलस सेल्स नहीं प्रेजेंट है तो फिम्ब्रिए उनको कैच ही नहीं करेंगे, राइट। तो क्यूमुलस सेल्स का प्रेजेंट होना दैट इज वेरी मच नेसेसरी। और जैसे ही उन्होंने oocyte क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स, अब देख लो यहाँ पे किसको पिक किया जाता है, दैट इज oocyte क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको पिक किया जाता है। एंड उसके बाद उसको फिर वहां पे जो भी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है इन द ओविडक्ट, दैट इज बेसिकली एम्प्यूलरी रीजन, वहां पे ट्रांसलोकेट किया जाता है, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन स्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आती है स्पर्म रियोटेक्सिस। नाउ व्हाट इज स्पर्म रियोटेक्सिस? अब होता क्या है, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, जो भी कॉप्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द कॉप्यूलेशन जब स्पर्म जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं, बेसिकली इंसेमिनेशन की प्रोसेस आप समझ लीजिए, तब होता क्या है कि कुछ फ्लूइड लाइक सिक्रीशन होती है। फ्लूइड लाइक सिक्रीशन कहाँ से होती है? फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट से होती है फ्लूइड लाइक सिक्रीशन। अब एक चीज देखना, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको यहीं से समझाऊं कि फ्लूइड है, सपोज करो यहां से रिलीज हो रहा है, वो ये फ्लूइड है, राइट। अब फ्लूइड की डायरेक्शन क्या है? ये अंदर से जो है वो बाहर की तरफ जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो भी है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है वो अंदर से बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। अब स्पर्म को कहाँ से कहाँ जाना है? स्पर्म को बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो एक हिंट तो इसको ये मिल गया कि जब रियोटेक्सिस वही होता है कि जो फ्लूइड जो है जिस डायरेक्शन में आ रहा है, मुझे उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि स्पर्म अंदर ही कैसे ट्रेवल करेगा, वो तो बाहर को भी मूव कर सकता है, उसको क्या ही वहां पे डायरेक्शन, कौन सा गूगल मैप जो है वो वहां पे आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे ही स्पर्म क्या करेगा, मूव करेगा, तो वहां पे
अल्टीमेटली उसको एक क्लू मिल गया कि जैसे रियोटेक्सिस हो रही है जो कि फ्लूइड लाइक सिक्रीशन है, उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रियोटेक्सिस। ठीक है, अब रियोटेक्सिस हो गई, नेक्स्ट है कैपेसिटेशन। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन इज द मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, कि फीमेल अभी स्पर्म जो है वो इतना केपेबल नहीं है, मैच्योर नहीं है, वो फ्यूज जाके नहीं कर सकता, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मैच्योरिटी गेन करनी पड़ेगी। अब मैच्योरिटी कैसे गेन करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेशन? अभी तो मैं जस्ट आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ, जब हम डिटेल में करते हैं तब हम सब चीजें देखते हैं कि उसमें क्या होता है। कुछ लिपिड चेंजेस होते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर्स में, कुछ प्रोटीन चेंजेस होते हैं, कुछ लिपिड्स प्रोटीन्स का रिमूवल होता है। क्यों रिमूवल होता है? ताकि जो साइट्स जो हैं जो कि हिडन है, जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि स्पर्म जाके फ्यूज कर दे, वो हिडन है, तो उनको एक्सपोज करने के लिए जो उनके ऊपर लिपिड्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनका रिमूवल किया जाता है। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब स्पर्म कहां पे पहुंच गया? ऊ साइट की विसिनिटी में। विसिनिटी क्या होती है? नजदीक। ठीक है, जहां पे ऊ साइट है, जहां पे ये एग प्रेजेंट है, वहां पे ही नियर बाय स्पर्म पहुंच गया। नियर बाय मतलब थोड़ा सा दूर है लेकिन उसके आसपास पहुंच गया। ये कहां पर है? ये है एम्प्यूला में। अब स्पर्म को कहां पे आना है? एम्प्यूला से पहले यहां से इस्थमस आएगा, इस्थमस आएगा ना, फिर एम्प्यूला आएगा, तो उसको यहां पे आना है। ठीक है, ये ओविडक्ट के ही पार्ट्स हैं। इस्थमस से एम्प्यूला रीजन की तरफ यहां पे ट्रेवल करना है। तो अब जैसे ही वो उसके नजदीक आता है ना, तो वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत उसमें हाइपर एक्टिवेशन हो जाती है, बहुत फास्टली, बहुत रैपिडली वो मूव करने लगता है। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। जो कैट्सपर चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उनकी ओपनिंग हो जाती है। ड्यू टू दैट कैल्शियम की वजह से उसके मूवमेंट जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोटेक्सिस। अब थर्मोटेक्सिस मींस कि जैसे ही स्पर्म क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। कहां से ट्रेवल कर रहा है? इस्थमस से एम्प्यूला में उसको जाना है। तो अब होता क्या है वहां पे? वहां पे आपको देखने को मिलता है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या देखने को मिलता है? यहां पे देखने को मिलेगा टेम्परेचर डिफरेंस। कितना टेम्परेचर डिफरेंस? यहां पे 2 डिग्री। कितना टेम्परेचर डिफरेंस? यहां पे ये भी पता होना चाहिए आपको, 2 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है जब इस्थमस से एम्प्यूला की तरफ आप मूव करते हो। स्पर्म जो है बेसिकली मूव करता है टुवर्ड्स द एम्प्यूला, इस्थमस टू एम्प्यूला, तो उसको 2 डिग्री का वो जो है टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो एम्प्यूला होगा वो वार्मर होगा। वार्मर मतलब उसमें 2 डिग्री ज्यादा आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इस्थमस में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब स्पर्म जो है वो उस चीज को सेंस कर लेता है। स्पर्म बिल्कुल माइनर सा पॉइंट 0.5 या इससे भी कम डिफरेंस को वो मेजर कर लेता है, सेंस कर लेता है। तो इतने को तो वो डेफिनेटली सेंस कर लेगा, राइट। तो उसको अब आइडिया हो गया कि इस्थमस से मुझे किस साइड जाना है, मुझे इस वार्मर वाली साइड, एम्प्यूलरी रीजन वाली साइड जाना है। सो दैट फिनोमिना इज नोन एज थर्मोटेक्सिस। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं कि वो थर्मोटेक्सिस हुआ, और वो भी नीडेड है। तभी स्पर्म को ये क्या है? ये डायरेक्शंस हैं। ठीक है, दे आर एक्टिंग लाइक अ गूगल मैप, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको आना कहाँ है। एंड नेक्स्ट इज कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस मतलब अब उस साइड क्या है? कुछ केमिकल्स की सिक्रीशन करेगा जिसकी वजह से वो वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा, वो एग की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो विसिनिटी जब उस साइड के नजदीक स्पर्म है तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अब क्या होने वाला है? अब स्पर्म पहुंच गया जी, उसको लोकेशन पता लग गई, एम्प्यूला में ऊ साइड के नजदीक जो है वो पहुंच गया। अब होगा एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन सेम हमने एक्सटर्नल में भी पढ़ा ना, तो इंटरनल में भी यही देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस, जो डिसॉल्व के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, वो कहाँ पे हैं? वो हिडन है।
अब हिडन है तो उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, तो एक्सपोज करने के लिए ही ये रिएक्शन है, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, कि जो भी एंजाइम्स हैं वो फ्रंट फुट पे आए, क्योंकि अब उनके काम, उनकी रोल की टर्न जो है वो आ चुकी है। सो एक्रोसोमल रिएक्शन का आइडिया आपको मिल गया। इन डिटेल हम जब भी कोर्स करेंगे हम तब इसको डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट अब क्या होता है, स्पर्म के सरफेस पे SED एक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? SED प्रोटीन है, ठीक है, और वो बाइंड करती है ZP3 किससे? जोना से। अब जोना प्रोटीन्स जो होती है ना, जोना के पास बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, दैट इज ZP1 है, ZP2 है, ZP3, ZP4 भी किसी किसी में देखी जाती है, लेकिन यूजुअली ये 3 जोना प्रोटीन्स जो है ये प्रेजेंट होती है। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? यही बाइंडिंग करती हैं बेसिकली। तो स्पर्म के सरफेस पे एक प्रोटीन होती है SED1, इन केस ऑफ मैमल्स में ये बात कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ZP3 जो है वो जोना, ह्यूमंस में ZP2 के साथ बाइंड करता है। ह्यूमंस में अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं ZP2 के साथ बाइंड करेगा, लेकिन और मैमल्स में अगर मैं बात कर रही हूं तो ZP3 के साथ बाइंडिंग देखने को मिलती है। किसकी? SED1 की। अब देखो ये आ रहा है आपका फ्रॉम द क्वेश्चंस। ये जो हम अभी डेटा डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस जो कि आपके आ रखे हैं और जो आपके आ सकते हैं, क्योंकि नेट CSIR आपसे ये वाली डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि बताओ एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होता है। ये थ्योरी वाला एग्जाम नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि स्पर्म के पास कौन से सर्विस प्रोटीन है, नाम बताइए। सो दैट इज SED1। जैसे हमने लास्ट केस में पढ़ा, सी अर्चिन के केस में बिंडिन है, EBR1 रिसेप्टर है, वहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सेम यहां से क्वेश्चन आपके पुट किए जाते हैं कि सरफेस प्रोटीन है दैट इज SED1 और वो ZP3 जो है उसके साथ बाइंड करेगा। ह्यूमंस में ZP2 के साथ बाइंड करता है, जोना प्रोटीन 2 के साथ जो है उसके साथ बाइंड करता है, राइट। अब SED1 जो है वो किसके साथ बाइंड कर सकती है? ओनली अनफर्टिलाइज्ड oocytes। मतलब सपोज करो एक oocyte है, उसको स्पर्म आके ऑलरेडी फर्टिलाइज कर चुका है। अब हो सकता है कि एक और स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करे, वहां पे पहुंच जाए, तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड oocyte है तो वहां पे SED प्रोटीन जो है वो बाइंड नहीं करेगी, वो ओनली अनफर्टिलाइज्ड oocyte के साथ ही बाइंड करेगी। तो अब देख लो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी जो है वहां पे आपको देखने को डेफिनेटली मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करें स्पर्म प्रोटीन और एक रिसेप्टर होता है, यू कैन से स्पर्म इंटीग्रिन एसोसिएटेड CD9 प्रोटीन ऑफ द एग। स्पर्म के पास हमने SED1 बोला, अब एग के पास क्या है? CD9 है। अब होता क्या है बेसिकली, जो हमने बात करी ना कि स्पर्म में एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, कुछ ऐसी प्रोटीन्स थी जो कि एक्सपोज हुई, उन प्रोटीन का क्या नाम है? इज्यूमो। क्या प्रोटीन का नाम है? दैट इज इज्यूमो, विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। जो कि हमने देखे ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ये चीज प्रेजेंट थी, इनको हमने क्या बोला? जो ये थे दे आर इज्यूमो। नाम पता होने चाहिए, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रोसेस से नहीं आएंगे। प्रोसेस एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, राइट। सो दैट इज इज्यूमो। और इज्यूमो जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो स्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। अब इज्यूमो जो है एज अ लिगेंड एक्ट कर रही है, तो अब उसको बाइंडिंग के लिए एक रिसेप्टर भी चाहिए। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एग में प्रेजेंट होगा। सेम इज्यूमो को बिंडिन कंसीडर कर लो, जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सी अर्चिन में था, और जैसे EBR1 प्रेजेंट था वैसे ही यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं ज्यूनो। क्या बोलते हैं जिसको? ज्यूनो। तो इज्यूमो जो है वो बाइंड करता है ज्यूनो के साथ, और ज्यूनो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज अ oocyte प्रोटीन, मतलब एग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जैसे ही दोनों की बाइंडिंग होती है तो ये CD9 प्रोटीन जो है ये आपकी वहां पे स्पर्म एडेशन में वहां पे रिक्रूट होती है, एंड स्पर्म को एडेस करवाने में, फर्दर प्रोसेस करवाने में आपके हेल्प करती है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेस जो आप देखते हो उसके पीछे इतनी सारी, ये भी आपको जस्ट एक आउटलाइन है, इनको भी डिटेल में हम पढ़ते हैं। जब हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो हर एक स्टेप को कि कैसे हो रही है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, राइट।
नाउ मैमेलियन स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है oocyte में, और oocyte न्यूक्लियस जहाँ पे अरेस्ट होता है, जहाँ पे हमने गेमेटोजेनेसिस में हमने देखा था ना कि फर्टिलाइजेशन का वेट करता है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 वहाँ पे अरेस्टेड रहता है, एंड जैसे स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है, फर्दर प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड करता है, उसमें फिर डिविजन्स होगी, फिर फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट बन गया, उसमें बहुत सारी डिविजन्स होगी जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी आपका फाउंडेशन क्लास हो चुका है, तो उसको भी एक बार जाके डेफिनेटली देखें। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, दैट इज बेसिकली स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म है एंड ये एग है। अब एग में यहाँ पे देखो ये इज्यूमो है ऑन स्पर्म, ये इज्यूमो है, एंड ये जो है ये एग के पास ज्यूनो है। मतलब यहाँ पे देख लो, दैट इज रिसेप्टर, दैट इज एक्टिंग लाइक अ रिसेप्टर एंड दैट इज एक्टिंग लाइक अ लिगेंड, ठीक है, ये है इज्यूमो 1 यहाँ पे मेंशन्ड है एंड दैट इज ज्यूनो। अब इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी एंड अदर प्रोसेस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की प्रोसेस है दैट इज एग एक्टिवेशन। अब एग एक्टिवेशन में आपकी प्रोसेस आती है पॉलीस्पर्मी की, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, जिसको हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि ओनली प्लांट्स में देखने को मिलती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है, आपको कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लेक्चर में नहीं समझ आई, यू कैन सिंपली आस्क दैट इन द कमेंट बॉक्स। आपका डाउट जो है वो डेफिनेटली रिजॉल्व किया जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हमें ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या ये क्लियर नहीं है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आप वो भी जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक जरूर करके जाना, ठीक है, लाइक डेफिनेटली करना अगर अच्छा लगा वो सेशन, एंड शेयर जरूर करना सभी के साथ जो भी CSI या नेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज द लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, दैट इज सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। जितना भी फ्री मटेरियल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।